Good morning to all of you students. आज हम हमारे अध्याय को हमारे एक नए पॉइंट चांदी का बहाव से आगे बढ़ाएंगे। हम बात कर रहे हैं मुग़ल साम्राज्य की 16वीं और 17वीं शताब्दी की, और इस दौरान भारत के अंदर एक ऐसे साम्राज्य का निर्माण हुआ जिसने अपने साम्राज्य के अधीन संपूर्ण भारत को एकीकृत किया और संपूर्ण भारत के संसाधनों के ऊपर अपना नियंत्रण स्थापित किया। और इसी नियंत्रण की वजह से देश का व्यापारिक विकास भी हुआ। कौन सा विकास हुआ? व्यापारिक। क्योंकि जब किसी भी देश के अंदर राजनीतिक स्थिरता जन्म लेगी, क्या जन्म लेगी? राजनीतिक स्थिरता। राजनीतिक स्थिरता जब कहीं भी आती है तो उसके साथ शांति आती है, और जब शांति आ जाएगी तो फिर व्यापार और उद्योगों का विकास होगा। ये इतिहास का नियम है। और इस कारण मुगल साम्राज्य के अंदर बहुत अधिक उद्योग और व्यापार का विकास हुआ। और इस व्यापार के कारण पूरे भारत के अंदर अमेरिका ही नहीं है, अमेरिका के साथ साथ अन्य यूरोपीय देशों की चांदी भारत आना शुरू हो गई। अन्य यूरोपीय देशों की, उन अन्य यूरोपीय देशों के अंदर कौन कौन से देश शामिल थे? पुर्तगाल, स्पेन, मेक्सिको, इटली। यहाँ की जो चांदी के भंडार थे यूरोप के, वो व्यापार की दृष्टि से उसका पलायन जो है कहाँ होना शुरू हो गया? भारत में। क्यों? क्योंकि भारत के अंदर यूरोपीय लोग बड़े चाव से जो है मसाले खाते थे। यहाँ के सूती कपड़े की बड़ी मांग थी। तो इसके अलावा चाय का व्यापार होता था। तो उन संसाधनों की वजह से हीरे जवाहरात यहाँ से जाते थे। तो उन देशों की जो चांदी थी, जो मुद्राकरण होता था या मौद्रीकरण जिसे हम बोलते हैं, मौद्रीकरण यानी कि जो मुद्रा थी वो किसके अंतर्गत आती थी? चांदी के तहत आती थी। यहाँ आप इस पॉइंट्स में ये चांदी के सिक्के भी देख रहे होंगे जो अकबर के शासनकाल में जारी किए गए थे। ये फारसी लिपि के अंदर कुछ लिखा हुआ है इन सिक्कों के ऊपर। तो हम यहाँ बात करेंगे जब भारत के अंदर मुगल साम्राज्य अस्तित्व में था, उस टाइम 3 महत्वपूर्ण साम्राज्य और विश्व में थे: ओटोमन, सफावी और मिग। मिग चीन में, सफावी ईरान में और ओटोमन तुर्की में। ये महत्वपूर्ण 3 साम्राज्य पूरे विश्व के अंदर अपनी पकड़ को मजबूत बनाए हुए थे। और इन्हीं राज्यों की जो राजनीतिक स्थिरता थी, तो चाइना से लेकर के भूमध्य सागर तक जमीनी व्यापार जो है बहुत ज़्यादा बढ़ा। इसके साथ साथ यूरोप के पुर्तगाल और स्पेन के जो नाविक है, उन्होंने अपनी खोज से नई दुनिया खोल दी। और इस कारण यूरोपीय देशों के साथ एशिया के देशों का संपर्क हुआ। और इसमें सबसे ज़्यादा फायदा भारत को हुआ। क्यों? क्योंकि भारत जो है हिंद महासागर के केंद्र में स्थित था, बीच में स्थित था। और भारत के जो बंदरगाह हैं उनसे बहुत अधिक मात्रा में व्यापार होना शुरू हो गया। भारत की जो भौगोलिक जो स्थिति थी समुद्र के अंदर, वो बहुत ही क्या थी? अनुकूल थी। किसके अनुकूल थी? व्यापार के अनुकूल थी। और इसी कारण भारत से जितनी भी वस्तुओं का निर्यात होता था, वो सारी की सारी जो वस्तुएं हैं उनका भुगतान किस में किया जाता था? चांदी में किया जाता था। इसलिए चांदी का एक बहुत बड़ा भाग किसकी तरफ खिंच गया? भारत की तरफ खिंच गया। हालांकि हम ये नहीं कह सकते कि भारत के अलावा चांदी और कहीं नहीं गई, लेकिन पूरे विश्व की 50% से अधिक चांदी जो है वो कहां पर आ रही थी? भारत आ रही थी। हालांकि भारत के अंदर चांदी के संसाधन अच्छे नहीं थे,
भारत के अंदर सोना और चांदी बहुत कम मात्रा में थे, लेकिन उसके बावजूद भी भारत सोने की चिड़िया कहलाया। उसका रीजन ये था कि उस प्राचीन समय के अंदर जो व्यापार के ऊपर नियंत्रण था वो भारतीयों का था, और नतीजा यही हुआ कि 18वीं शताब्दी के अंदर जब चांदी बहुत अधिक मात्रा में यहाँ आई, तो अभी पीछे हमने देखा था कि अकबर ने जो है चांदी के सिक्के चलाए, और यहाँ हम देखेंगे कि औरंगजेब ने भी चांदी के सिक्के के अंदर जो है रुपया क्या कर दिया, जारी कर दिया। और इसके कारण क्या हुआ, भारत के अंदर मुद्रा का जो अस्तित्व है वो बहुत मजबूत हुआ, और सिक्कों की ढलाई का काम यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में शुरू हुआ, जिससे लोगों को क्या मिला, रोजगार मिला। और उसी के बारे में इटली का एक यात्री था जिसका नाम था जोवानी कारेरी। जब ये 1690 ईस्वी में भारत से गुजरा तो इसने इस बात का बड़ा सजीव चित्र पेश किया कि किस तरीके से पूरे विश्व की जो चांदी है वो कहां पर हो रही है, भारत पहुंच रही है। और इसी से हमें पता चलता है कि 17वीं सदी के अंदर जो है भारत में बड़ी अद्भुत मात्रा में नगद और वस्तुओं का क्या होता था, आदान प्रदान। क्योंकि अगर वस्तुओं का आदान प्रदान नहीं होगा तो क्या नहीं होगा, चांदी भारत नहीं आएगी। एक यहां पर बड़ा महत्वपूर्ण जो है नाम आया हुआ है, बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है, श्रीलंका का प्राचीन नाम क्या था, ये नोट कर लेना, सिलोन कहा जाता था। क्या कहा जाता था, सिलोन कहा जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा जाता है। अब हमारे पास जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है अबुल फजल की आईने अकबरी। अब तक ये जो पूरा का पूरा पाठ इसी पुस्तक के आधार पर चल रहा था। ये जितनी भी जानकारियां हमें मिली मुगल साम्राज्य के बारे में, इसके अलावा मुगल साम्राज्य के अंदर जो कर का निर्धारण किया जाता था उसके बारे में, भूमिका का जो वर्गीकरण किया जाता था उसके बारे में, या उस समय में सिंचाई के जो संसाधन थे, फसलों की जो भरमार थी, कर का जो निर्धारण था, भूमि का जो वर्गीकरण था, पंचायतें क्या थी, मुकद्दम कौन था, ग्रामीण जो समुदाय था उसके कितने भाग होते थे, जमींदार किस प्रकार की व्यवस्था के अंदर शामिल थे और उनका समाज के अंदर जो है क्या स्थान था, ये सारी की सारी अगर हमने पढ़ी है यहाँ पर तो उसका एक सबसे महत्वपूर्ण स्रोत था हमारे पास, वो क्या था, आईने अकबरी। सबसे ज्यादा हमें जो है किसके बारे में पता चलता है, आईने अकबरी से इसके बारे में पता चलता है। तो आइए हम थोड़ा सा आईने अकबरी के बारे में जानते हैं। आईने जो अकबरी है उसको जो है 5 संशोधनों के बाद, बहुत बार ये प्रश्न आ जाता है कि कितने संशोधनों के बाद, 5 संशोधनों के बाद इसको क्या किया गया था, जारी किया गया था। और इसको जारी करने वाले व्यक्ति का नाम था अबुल फजल। ये अकबर के जो 9 रत्न थे उनमें से एक था, अकबर के 9 रत्नों में से एक था। और अकबर के हुक्म से ही उसने 5 संशोधनों के बाद जो है 1598 में, बड़े इंपॉर्टेंट पर क्वेश्चन है ये, कब, 1598 के अंदर आईने अकबरी को कंप्लीट किया था। लेकिन जो आईने अकबरी है वो अकबरनामा का भाग थी। किसका भाग थी, अकबरनामा। जो ग्रंथ लिखा गया था अबुल फजल के द्वारा उसके अंदर कितनी जिल्दें थी, 3। बहुत बार प्रश्न आ जाता है ये, 3 जिल्द का मतलब था 3 भाग थे इसके। और 3 भाग के अंदर जो पहले जो 2 भाग हैं, कौन से भाग, पहले 2 भाग, उनके अंदर तो किसके बारे में वर्णन था, अकबर और उसके परिवार के बारे में, अकबर व उसके परिवार के बारे में, यानी कि शाही ब्यौरे दर्ज थे उसके अंदर। क्या दर्ज थे, शाही जो है ब्यौरे इसके अंदर दर्ज थे ऐतिहासिक रूप से, जो कि ये बताती थी कि बाबर का जन्म कब हुआ, उसकी मृत्यु, बाबर ने कब से कब तक शासन किया, जहांगीर ने कब से कब तक शासन किया, इस प्रकार की जो चीजें हैं वो इसके अंदर जो है शामिल की गई थी। उसके अलावा जो बाकी की जो एक जिल्द बस्ती है उसको आईने अकबरी कहा जाता था। कौन सी जिल्द बस्ती है, जो लास्ट की हमारी जो तीसरी जिल्द है उसको क्या बोला गया था, आईने अकबरी बोला गया था, आईने अकबरी। और इसके अंदर मुगल प्रशासन की प्रशासनिक व्यवस्था का पूर्ण वर्णन था। ये किन चीजों के ऊपर हमें बताती है, दरबार के बारे में बताती है, प्रशासन के बारे में बताती है कि कैसा प्रशासन था, सेना संगठन के बारे में बताती है हमें। इसके अलावा राजस्व के जो स्रोत थे, कहां कहां से राजस्व आता था उसके बारे में बताती है। अकबर के जो है प्रांतों के बारे में हमें बताती है। ये सारी की सारी जो जानकारी हमें मिल रही है ये किससे मिल रही है, हमें केवल और केवल आईने अकबरी के अंदर इन सभी चीजों का वर्णन था। इसके अलावा
लोगों की साहित्यिक और सांस्कृतिक जो लोगों की साहित्यिक, सांस्कृतिक और धार्मिक ये जो रिवाज उस समय थे, उन रिवाजों के बारे में भी ये हमें तफसील से बताती है। तफसील का मतलब होता है विस्तार पूर्वक बताती है। प्रांतों के बारे में पूरा का पूरा वर्णन जो है यहाँ पर दिया जाता है, और सारे के सारे जो आंकड़े थे वो बड़े ही पेचीदा थे, और इन आंकड़ों को बड़ी बारीकी से क्या किया गया था, इकट्ठा किया गया था। सारी की जो सारी सूचनाएं हैं वो क्या थी, सिलसिलेवार तरीके से थी, और ऐसा करना एक बहुत बड़ी क्या थी, शाही कवायद थी। और बादशाह जो है साम्राज्य के अंदर जितने भी तमाम रिवाज प्रचलित थे, जितने भी पेशे प्रचलित थे, उन सब की क्या चाहता था, जानकारी चाहता था। इसलिए मुगल साम्राज्य के जो सूचनाएं हैं, मुगल साम्राज्य की जो सूचनाएं हैं उसकी खान किसको कहा जाता है, सूचनाओं की खान किसको कहते हैं, आईने अकबरी को कहते हैं। बहुत बार ये प्रश्न आ जाता है। अब हम बात करते हैं जो आईने अकबरी है उसके 5 भाग थे। कितने भाग थे, 5 भाग थे। यानी कि सबसे पहले हमने जाना कि अकबरनामा, अकबरनामा के कितने भाग थे, 3। 3 में से जो प्रथम 2 भाग थे वो ऐतिहासिक ब्यौरे देते थे हमें अकबर और मुगल साम्राज्य और मुगल वंश के बारे में। तीसरा हमारे पास आता था आईने अकबरी, उसमें दरबार के बारे में, सेना के बारे में, इसके अलावा लोगों की साहित्यिक और धार्मिक रीति रिवाजों के बारे में, राजस्व के स्रोत के बारे में, भूमि के वर्गीकरण के बारे में हमें सारी चीजें क्या करती है, वो प्रदान करती है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं आयन। आयन को भी कितने भागों में बांटा गया था, 5 भागों में बांटा गया था। तो इसमें जो सबसे पहला जो भाग की हम चर्चा करेंगे वो था मंजिल आबादी। कौन सा भाग था, मंजिल आबादी। इस मंजिल आबादी के अंदर क्या था, जो शाही परिवार था वो और उससे ताल्लुक रखने वाले लोग, शाही परिवार और उससे ताल्लुक रखने वाले लोगों की पूरी जानकारी थी। महल के अंदर जो लोग काम करते थे, शाही परिवार के लोग जो महल में रहते थे, कौन कौन रहता था, उन सभी के बारे में क्या चलता है, हमें पता चलता है। सेकंड हमारे पास आती है सिपह आबादी। सिपह आबादी, सिपह का मतलब आप आसानी से समझ सकते हो, सिपाही। यानी कि जो सेना है, सेना संगठन के बारे में, कि जो सैनिक और जो नागरिक प्रशासन जो चलाया जाता था, उन सभी के बारे में जो जानकारी वो हमें कहां पर दी जाती थी, सिपह आबादी में। इसी भाग के अंदर जो मनसबदार होते थे, यानी कि सरकारी सेवा देने वाले हर कर्मचारी, हर कवि, हर कलाकार, हर विद्वान, हर मनसबदार की जानकारी इसी के अंदर जो है शामिल की जाती थी। उसके बाद में नंबर 3 पे आ जाता है मुल्क आबादी। कौन सा आ जाता है, मुल्क आबादी। ये प्रश्न बहुत बार आ जाता है कि आईने अकबरी के जो है 5 दफ्तरों का जो है विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तीसरा हमारा मुल्क का मतलब हम समझते हैं कि देश के बारे में बताया जाता था। किसके बारे में बताया जाता था, देश के बारे में। तो आईने अकबरी हमें सबसे ज्यादा जानकारी किसकी देती है, राजस्व की देती है। राजस्व के ऊपर लिखा गया एक बहुत विस्तृत जो है ग्रंथ था। तो ये सबसे पहले हमारे जो साम्राज्य है, उस साम्राज्य और उस साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले जो प्रांत है, उसके जो वित्तीय जो पहलू थे और राजस्व की जो दरें थी, उनके जो आंकड़े थे, उसको देने के लिए जो है मुल्क आबादी का वर्णन किया गया था। और जितने भी आंकड़े थे उन सब का वर्णन बड़ी तफसील से, तफसील का मतलब होता है बहुत विस्तार से दिया गया था। और इसके अंदर जो है तमाम प्रशासनिक और जो वित्तीय इकाइयां थी, उनकी भौगोलिक और साथलाकृतिक और आर्थिक रेखा चित्र भी क्या था, शामिल था। यानी कि उन प्रांतों का भूगोल कैसा है, वहां की सतलाकृति कैसी है, मैदान है या मरुस्थल है या फिर पहाड़ी है या पठार है। इसके अलावा आर्थिक रेखा चित्र, यानी कि कौन कौन सा क्षेत्र आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा संपन्न है, कौन सा मध्यम स्तर का है और कौन सा निम्न स्तर का है। और इस खंड के अंदर हर प्रांत की और उसकी अलग अलग इकाइयों की कुल मापी गई जो जमीन थी और निर्धारित जो राजस्व था जितना आना चाहिए, उन सब का भी वर्णन किया गया था। और इसके अंदर 8 महत्वपूर्ण सूचनाएं, 8 खाने थे इसके अंदर मुल्क जो आबादी थी उसके अंदर जानकारी लेने के लिए। जिसमें पहला तो क्या आता था, महल या परगना। परगना जो है तहसील का ही एक माना गया रूप है और आज उत्तर प्रदेश में परगना आज भी प्रचलित है। उसके बारे में सूचनाएं ली जाती थी, जिसे हम तहसील भी बोल देते हैं। दूसरा होता था किला, कितने किले हैं उसके बारे में जानकारी ली जाती थी। इसके बाद में है तीसरा अराजी, यानी कि जिस भूमि के ऊपर जो है पैमाइश कर ली गई थी, जिस भूमि को राज के अंतर्गत ले लिया गया था, उसके बारे में वर्णन। उसके बाद में नकदी, नगद जो है कितना आ रहा है उसके बारे में जानकारी जो है हासिल की जाती थी। उसके बाद में
सुरयुगल यानी कि दान के अंदर जो चीजें प्राप्त होती थी उसका भी जो है लेन देन का वर्णन किसमें किया जाता था, आईने अकबरी के अंदर किया जाता था। उसके बाद में जमींदार, जमींदार कितने हैं उनके बारे में वर्णन किया जाता था। और जो 7वां और जो 8वां खाना होता था उसके अंदर क्या होता था, जमींदार की जो जाति होती थी उसको नोट किया जाता था, वो किस जाति से जो है संबंध रखता है, उसके पास में घुड़सवार कितने हैं, कितने घुड़सवार है, उसके पास कितने पैदल सैनिक है और उसके पास कितने हाथी है। इस प्रकार की जो है पूरी की पूरी जानकारी किसमें दी जाती थी, आईने अकबरी के तीसरे भाग में दी जाती थी। तो मुल्क जो आबादी है वो उत्तर भारत की जो कृषि समाज है उसका हमें विस्तृत और आकर्षक जो है ब्यौरा क्या करता है, पेश करता है। उसके बाद में जो हमारे पास चौथी और पांचवी जो दफ्तर आता है उसके अंदर हमारे पास अंतिम बच जाता है, वो आ जाता है लोगों का साहित्यिक और सांस्कृतिक या फिर धार्मिक रीति रिवाजों के बारे में। जो रीति रिवाज उस समय फैले हुए थे उन सभी के बारे में बताया जाता था। और सबसे लास्ट के अंदर जो है अकबर के शुभ वचनों का क्या था, एक संग्रह। अकबर ने यहां पर अपने शुभ वचन जो है क्या किए थे, प्रचारित किए थे। बहुत बार आ जाता है कि आईने अकबरी के अंतिम भाग के अंदर किसके वचनों का संग्रह है, तो अकबर के जो है शुभ वचनों का संग्रह है। यदि हम आयन के बारे में यहां बात करें तो बड़ा महत्वपूर्ण यहां पर एक प्रश्न आ रहा है कि आईने अकबरी जो होती है उसका एशियाटिक जो सोसाइटी ने बिलियोथी का श्रृंखला में इसको क्या किया था, छापने का काम किया था। और इस किताब को 3 खंडों में अंग्रेजी में भी क्या किया गया था, अनुवाद किया गया था। अनुवाद करने वाले व्यक्ति का नाम था ब्लॉकमैन। इसके बाद हम बात करते हैं कि बादशाह जो अकबर है उसने अपनी शासन की सहूलियत के लिए आयन को आधिकारिक तौर पर विस्तृत जो है वो सूचनाएं जमा कराने के लिए क्या किया गया था, तैयार किया गया था। और ये किताब जो है वो आधिकारिक दस्तावेजों की एक महज जो है वो नकल से भी बहुत ज्यादा बढ़ के है। तो हम जानते हैं कि इसकी पांडुलिपि को जो है 5 बार संशोधित किया गया था। तो इसका मतलब ये है कि अबुल फजल ये नहीं चाहता था कि इसके अंदर कोई भी ऐसी घटना या कोई भी ब्यौरा ऐसा दर्ज किया जाए जो गलत हो। हर तथ्य को जो है बहुत सावधानी पूर्वक इसके अंदर लिखा जाता था। और जो जहां पर सांख्यिकी के खंड होते थे, सांख्यिकी के खंड का मतलब जहां संख्या का वर्णन किया जाता था, इसका वर्णन किया जाता था, संख्या का वर्णन जहां किया जाता था, तो वहां दोनों रूप में जो संख्या होती थी वो किसमें लिखी जाती थी, अंकों में भी, अंकों में व शब्दों दोनों में, ताकि कहीं पर भी दोबारा अगर नकल की जाए तो उसके अंदर कोई भी गड़बड़ी ना हो। इसलिए नकल के अंदर कम से कम क्या हो, गलतियां हो, इसके लिए बड़ा अध्ययन किया गया था। तो अबुल फजल की एक बहुत जबरदस्त सोच थी। लेकिन फिर भी हम ये नहीं कह सकते कि जब इतना बड़ा कोई ग्रंथ लिखा जाता है तो उसके अंदर कोई समस्याएं नहीं है। समस्याएं क्या है, इसमें कई बार ये प्रश्न आ जाता है कि आईने अकबरी की कुछ कमियां बताइए, तो वो मैं बता देता हूं आपको। पहली जो इसके अंदर कमी थी वो थी अंक गणित में चूक थी। कई जगह जो है जो जोड़ था वो क्या किया गया था, कम या ज्यादा किया गया था। तो लेकिन खाली 1-2 स्थान के ऊपर जोड़ में कमी आ जाने से हम इसकी प्रामाणिकता को क्या नहीं कर सकते हैं, कम नहीं कर सकते हैं। दूसरी जो इसके अंदर जो कमी थी वो थी आंकड़ों में विषमता थी। आंकड़ों में क्या थी, विषमता थी। क्योंकि जो आंकड़े आगरा से जो इकट्ठे किए गए थे, यानी कि राजदरबार जहां पर लगता था शाही, उसके आसपास के क्षेत्र के जो आंकड़े हैं वो अलग थे, और सुदूर के क्षेत्र से जो आंकड़े हमें मिलते हैं वो क्या थे, अलग अलग थे। इस आधार पर भी जो है हम इसकी आलोचना कर देते हैं। उसके अलावा जो है तीसरी जो बात थी, जो कीमतें थी, जो वस्तुओं की हमें कीमतें मिली है वो अलग अलग क्षेत्रों में हमें क्या मिलती है, अलग अलग मिलती है। चौथी जो बात थी, मजदूरी की जो दरें हैं, मजदूरी की जो दर है वो भी अलग अलग क्षेत्रों में हमें क्या मिलती है, अलग अलग मिलती है। लेकिन इन सभी चीजों के आधार पर हम ये नहीं कह सकते कि जो आईने अकबरी की जो प्रासंगिकता है वो क्या है, बिल्कुल सीमित है। बिल्कुल क्या है, सीमित है। अबुल फजल एक वो व्यक्ति था जो अन्य जो दरबारी इतिहासकार थे उनसे बहुत आगे निकल गया। क्योंकि जो अन्य इतिहासकार होते थे वो सिर्फ किसके बारे में लिखते थे, राजा के बारे में लिखते थे, या किसके बारे में लिखते थे, युद्ध के बारे में लिखते थे, उसमें अपनी कविताओं की रचना करते थे। लेकिन अबुल फजल वो पहला इतिहासकार था दरबारी जिसने दरबार के अंदर जनता के बारे में पूरी की पूरी जानकारी जो है एक ग्रंथ के अंदर दी। और वो जानकारी किसकी थी, राजस्व कैसे इकट्ठा किया जाए ज्यादा से ज्यादा, भूमि की पैमाइश कैसे होनी चाहिए। तो पूरी जो है एक साम्राज्य के अधीन आने वाले समाज के प्रत्येक व्यक्ति का ब्यौरा किसके अंदर दर्ज था, राजशाही ब्यौरे के अंदर दर्ज था। इसलिए अबुल फजल जो है अकबरनामा नामक ग्रंथ लिखकर हमेशा हमेशा के लिए क्या हो गया था, अमर हो गया था। इसके साथ जो है हम ये भी बता सकते हैं यहां पर
कि इस परंपरा से जो आगे निकलने की जो बात थी, उससे क्या हुआ कि भारत के जो लोग हैं उसको सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि जो मुगल साम्राज्य के बारे में जितनी भी विस्तृत जानकारियां हमें आज मिलती है वो सारी की सारी आयन की बदौलत है। आयन की जो आंकड़े हैं वो अहमियतें रखते हैं। इससे हमें ये पता लगता है कि भारत के अंदर जो है कृषि जो व्यवस्था कितनी मजबूत थी। इसके अलावा हमें आईन अकबरी से यह पता चलता है कि लोग और उनके पेशे और उनके व्यवसाय क्या थे, साम्राज्य की जो व्यवस्था है वो क्या थी, और उच्च अधिकारियों के बारे में भी ये जो सूचनाएं होती है ये ग्रंथ हमें क्या करवा देता है, मुहैया करवा देता है। इसी के साथ जो हमारे इस पाठ का समापन होता है, इसमें कुछ एक महत्वपूर्ण डेट्स हैं, ये परीक्षा उपयोगी की दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण है। तो पहली डेट है हमारे पास 1526। ये वो टाइम था जब पानीपत के अंदर पहली लड़ाई लड़ी गई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। बहुत बार आ जाता है ये प्रश्न। दूसरा हमारे पास आ जाता है हुमायूं का जो है पहला जो शासन का चरण क्या था, 1530 से लेकर के 1540 ईस्वी तक जो है वो किस पर रहा था, इस पद पर रहा था। उसके बाद में जो है हुमायूं शेरशाह सूरी से हार करके कहां पर चला गया था, ईरान के सफावी दरबार में चला गया था। उसके बाद में दोबारा जो है उसने दिल्ली को प्राप्त किया था 1555 से 1556 में। उसके बाद अकबर का शासनकाल आता है हमारे पास 1556 से 1605, बहुत बार पूछा जाता है। उसके बाद आता है हमारे पास जहांगीर का शासनकाल 1605 से 1627 तक। उसके बाद हमारे पास आता है शाहजहां का काल 1628 से 1658, और सबसे महत्वपूर्ण जो अंतिम जो है ताकतवर जो राजा था औरंगजेब, उसका 1658 से लेकर के 1707 तक। और उसके बाद में बड़ा इंपॉर्टेंट पर्सन है, नादिर शाह ने दिल्ली के ऊपर कब आक्रमण किया, तो 1739 के अंदर। और अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों को हराया तो 1761 के अंदर। इसके अलावा बंगाल के दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंपे गए तो 1765 में। इससे 1765 के अंदर एक संधि हुई थी जिसका नाम था इलाहाबाद की संधि। बहुत बार आ जाता है ये कि इलाहाबाद की संधि जो है कब हुई थी, तो कब हुई थी 1765 में। और ये किसके बीच हुई थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, बंगाल का जो नवाब था उसके, हैदराबाद के निजाम और मुगल जो शासक था उसके बीच में। इन तीन व्यक्तियों और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में ये हुई थी। और उसके बाद है ये इंपॉर्टेंट पर्सन भी है कि 1857 में अंतिम जो मुगल बादशाह था बहादुर शाह जफर, ये इसका पूरा नाम तो बहादुर शाह था लेकिन जफर के नाम से ये शायरी लिखता था। क्या लिखता था, ये शायरी लिखता था जफर के नाम से, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया था, बहादुर शाह जफर। उसको अंग्रेज गद्दी से हटा देते हैं और इसको कहां भेजा जाता है, रंगून भेजा जाता है, जिसको आजकल हम किसके नाम से जानते हैं, बर्मा होता था प्राचीन नाम इसका, और आज का नाम क्या है इस देश का, म्यांमार है। उसकी राजधानी है ये रंगून, वहां पर भेज दिया जाता है। उसके बाद में हमारे पाठ के जो है क्वेश्चन आंसर यहां पर स्टार्ट हो जाते हैं। तो पहला हमारा प्रश्न है, कृषि इतिहास को लिखने के लिए आईन अकबरी को स्रोत के रूप में इस्तेमाल करने में कौन सी समस्याएं हैं। तो सबसे पहली बात मैंने अभी आपसे की थी कि सबसे पहले तो ये जो किताब लिखी गई थी ये दरबारी संरक्षण में लिखी गई थी। कोई भी लेखक जो है अकबर के विरुद्ध कोई भी ऐसा आंकड़ा जो है प्रस्तुत नहीं कर सकता था किसी भी प्रकार से। दूसरा, हमने अभी बात की थी कि जोड़ के अंदर भी बहुत सी गलतियां पाई गई थी। इसके अलावा हमने बात की थी कि आगरा के आसपास के क्षेत्र की जो सूचनाएं हैं वो सुदूर के क्षेत्रों से हमें मिलती हुई नजर नहीं आती। उसके बाद सेकंड जो हमारे पास प्रश्न स्टार्ट होता है वो होता है कि 16वीं 17वीं सदी में कृषि उत्पादन को किस हद तक महज गुजारे के लिए खेती कह सकते हैं, अपने उत्तर के कारण स्पष्ट कीजिए। तो अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो मुख्य फसलें थी वो कौन कौन सी होती थी, चावल होती थी, जौ होता था, ज्वार होती थी, कपास होती थी, इस प्रकार की फसलें होती थी। और सामान्यतः जो कृषक होते थे वो खाद्यान्न फसलों का उत्पादन करते थे। और ये सारी की सारी जो फसलें हैं वो भौतिक रूप के अनुसार उगाई जाती थी। जैसे कि बंगाल के क्षेत्र के अंदर किसका उत्पादन किया जाता था, चावल का उत्पादन अत्यधिक किया जाता था। हमने ये भी पढ़ा था जहां पर 40 उंगल या उससे अधिक ज्यादा अगर वर्षा होती थी तो उन क्षेत्रों के अंदर चावल उपजाया जाता था। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में गेहूं, ज्वार और बाजरा उगाया जाता था। इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा था कि बहुत सी फसलें ऐसे भी थी जिनको जिनसे कामिल कहा जाता था, जिसमें कपास आती थी, गन्ना आता था, इसके अलावा नील आती थी। इसके अलावा मुगल काल के अंदर जो है रेशम, तंबाकू, मक्का का भी उत्पादन होता था। तो इस तरह से बहुत सी फसलों के उत्पादन होने के बाद भी हम कह सकते हैं कि जो कृषि उत्पादन था वो महज गुजारे के लिए था। क्यों? क्योंकि खाद्यान्न फसलों के अतिरिक्त फसलें सीमित क्षेत्र में बोई जाती थी। ये जो अन्य जिनसे कामिल की जो फसल है वो बहुत कम क्षेत्र के अंदर जो है बोई जाती थी। और किसान सबसे पहले जब खेती करता था तो ये ध्यान रखता था कि उसके परिवार का सबसे पहले क्या हो, भरण और पोषण हो।
उसके बाद में थर्ड हमारे पास आता है कृषि उत्पादन के अंदर महिलाओं की भूमिका। तो हमने ये पढ़ा था कि वो निराई का काम करती थी, गुड़ाई का काम करती थी, कटाई का काम करती थी। महिलाएं घर की चार दीवारी के अंदर तक सीमित नहीं थी, कुछ खास अवसरों के ऊपर जो है कृषि उत्पादन और विशेष कार्यों में हाथ बटाती हुई नजर आती है। और हमने ये भी देखा था कि महिलाएं जो होती थी सूत काटती थी, कपड़ा बुनती थी, इन सभी कामों में भी लगी हुई थी, खाना बनाना। इसके अलावा जो है जो किसान खेत में काम करता था उस तक जो है खाना पहुंचाना, लस्सी पहुंचाना, इस प्रकार के काम भी वो करती थी। उसके बाद में नंबर 4 पे आता है विचाराधीन काल में मौद्रिक कारोबार की अहमियत की विवेचना कीजिए। मौद्रिक का मतलब होता है मुद्रा का प्रचलन। मुद्रा का प्रचलन अगर होगा तो उससे व्यापार करने में आसानी होगी। और इस कारण क्या हुआ था, जल और सथल मार्ग से भारत की चीजें कहां पहुंच रही थी, बहुत लंबी दुनिया तक पहुंची। क्योंकि वस्तु से वस्तु का आदान प्रदान करेंगे तो व्यापारियों को बहुत ज्यादा वस्तुएं लेकर के जाना पड़ेगा और बदले में वस्तु ही लेके आना पड़ेगा। लेकिन मुद्रा के प्रचलन से क्या होता था, व्यापारी अपने साथ मुद्रा लेकर के वस्तु खरीद करके वापिस से आ सकता था। और भारत के अंदर विदेशों में जाने वाली बहुत सी जो चीजें थी उसकी वजह से भारत में क्या आ रही थी, चांदी आ रही थी। अभी हमने इस पॉइंट को पढ़ा था, चांदी का बहाव। उसके बाद नंबर 5 है हमारे पास, उन सबूतों की जांच कीजिए जो ये सुझाते हैं कि मुगल राजकोषीय व्यवस्था के लिए भू राजस्व कितना महत्वपूर्ण था। तो आप ये देखिए आईने अकबरी के अंदर टोडरमल की नीति के बारे में, क्योंकि टोडरमल जो है, मैं लिख देता हूं यहां, टोडरमल ये वित्त मंत्री होता था, किसका, अकबर का। और ये आईने अकबरी के अंदर जो जितनी भी विस्तार से जो चीजें दी गई थी वो सारी की सारी किसके द्वारा जो है निर्धारित की गई थी, टोडरमल के द्वारा की गई थी। और अकबर चाहता था कि राजकोष को समृद्ध बनाने के लिए कोई नीति अपनाई जाए। और उसने राजकोष की स्थिति को देख करके पूरे साम्राज्य की भूमि को नपवाया था। इस नपाई के बाद प्रत्येक क्षेत्र को इस आधार पर बांटा गया कि भू राजस्व 1 करोड़ रुपया बनता हो। और सारा साम्राज्य जो है वो 182 परगनों में बटा हुआ था। 12 तो क्या थे, प्रांत थे। और इन 12 प्रांतों को कितने परगनों में बांटा गया था, 182 परगनों के अंदर जो है बांट दिया गया था। और नपाई के बाद जमीन का जो बंटवारा किया गया था वो उपजाऊपन के आधार पर किया गया था। और हमने पढ़ा था कि पोलज जो सबसे उपजाऊ होती थी, उसके बाद परोती जिसको 1 या 2 साल के लिए खाली छोड़ा जाता था, उसके बाद में चरचर जिसको 3 से 4 साल के लिए खाली छोड़ा जाता था, और उसके बाद अंतिम हमारे पास कौन सी आती थी, बंजर। यानी कि 4 प्रकार की भूमि थी, पोलज, बहुत बार आ जाता है पर्सन, परोती, चच्चर और बंजर। इसके ऊपर साल में 2 या 3 फसलें, इसके ऊपर 2 साल या 3 साल में 1 फसल, इसके ऊपर 5 साल में 1 फसल। और ये मोस्टली क्या रहती थी, खाली रहती थी। 10 वर्षों में, 9 वर्षों में, 8 वर्षों में कभी कभार इसके ऊपर क्या कर ली जाती थी, खेती कर ली जाती थी। उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास जो प्रश्न आता है, आपके मुताबिक कृषि समाज के सामाजिक और आर्थिक संबंधों को प्रभावित करने में जाति किस हद तक जो है महत्वपूर्ण कारक थी। तो हमने ये देखा था कि गांव के अंदर कृषक, दस्तकार और सेवा करने वाली विभिन्न प्रकार की जातियां होती थी। और मुगल काल में जाति ही जो है वो गांव को जो है एक दूसरे की क्या थी, पूरक थी। और गांव में रहने वाला हर व्यक्ति जो है सामाजिक ताने बाने का क्या होता था, हिस्सा होता था। और ग्रामीण समुदाय के अंदर जो है पंचायत, गांव का मुखिया और कृषक और गैर कृषक तीनों प्रकार के लोग क्या होते थे, शामिल होते थे। तो एक गांव के अंदर कृषक, दस्तकार और सेवा करने वाली जातियां होती थी। और प्रत्येक जाति अपना पुश्तैनी काम करती थी। कोई भी व्यक्ति जो है दूसरा काम नहीं कर सकता था, उसे वही काम जो है करना पड़ता था। आर्थिक और सामाजिक स्तर पर इन जातियों के अंदर समानता नहीं थी। निम्न जाति के अंदर मुख्यतः वो लोग आते थे जिनकी अपनी भूमि पर मलकियत नहीं थी। और वे लोग गांव में वो काम करते थे जिन्हें निम्न और हीन समझा जाता था, जैसे कि सबों को उठाना, चमड़े का काम करना, सफाई का काम करना। कुछ जाति के लोग जो है खेतों के अंदर मजदूरी करते थे। और फिर भी हम ये कह सकते हैं कि निम्न जातियों के लिए कुछ जो है काम क्या किए गए थे, निर्धारित किए गए थे। उसके अलावा नंबर 7 पे आता है, 16वीं और 17वीं शताब्दी में जंगलवासियों की जिंदगी किस प्रकार बदल गई। तो हमने ये देखा था कि जंगली समाज के जो लोग होते थे, आदिवासी लोग रहते थे। और धीरे धीरे इन्होंने जो है अपने सरदार बनाने शुरू कर दिए और मौसम के अनुकूल वो काम करते थे। हमने पढ़ा था कि बसंत के मौसम जब आता था उस टाइम में ये लोग क्या करते थे, ग्रीष्म ऋतु के समय ये मछलियां पकड़ते थे। वर्षा ऋतु जब आ जाती थी तो उस टाइम ये लोग क्या करते थे, खेती करते थे। और बसंत के मौसम के अंदर फलों, पेड़ पौधों के ऊपर जो फल लगते थे उनको इकट्ठा करते थे। धीरे धीरे इन लोगों ने जो है अपने आप को स्वतंत्र जीवन के अंतर्गत ढाला था। और शासक जो है इनको किसकी दृष्टि से देखते थे, अभद्र लोगों की दृष्टि से देखते थे। और वो ये मानते थे कि जंगलों में रहने वाले लोग विद्रोही होते हैं। मुगल काल में जो जमींदारों की जो भूमि है उसके बारे में हमें बताना है। तो इसके अलावा भी
कुछ एक पॉइंट्स हमारे रह जाते हैं। 16वीं और 17वीं शताब्दी के अंदर जंगलवासियों की जिंदगी, एक तो हाथियों की प्राप्ति करते थे लोग, यहाँ से शिकारी यात्राओं पर जाता था बार बार में राजा। वाणिज्यिक कृषि करनी शुरू कर दी इन्होंने। वो क्या था कि जैसे कि मोम, शहद और लाख जो है भारत से काफी मात्रा में जाता था। और व्यापारिक गतिविधियों के बारे में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार पंजाब का लोहानी कबीला जो है व्यापार के अंदर भी लगा हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास प्रश्न आता है मुगल भारत में जमींदारों की भूमिका। तो हमने ये पढ़ा था कि जमींदार जो होते थे वो सबसे महत्वपूर्ण होते थे, क्योंकि जो पिरामिड हमारे पास था उसके सबसे उच्च भाग पर कौन होता था? राजा। और सबसे निम्न भाग पर कौन होता था? किसान। और इनके बीच में कौन होता था? इस संकरे भाग पर जमींदार होता था। और ये सबसे महत्वपूर्ण थे क्योंकि इस राजा और किसान को एक कड़ी के रूप में जोड़े रखते थे। तो हमारे पास जो जमींदार आते थे उसकी 3 श्रेणियां होती थी। सबसे पहले कौन आता था? प्रारंभिक जो जमींदार होते थे जिनके पास ज्यादा से ज्यादा जो है गांव कितने होते थे? 4 से 5। जमींदारों को क्या दिए जाते थे? गांव दिए जाते थे। और जो प्रारंभिक जो जमींदार होता था उसके पास कितने गांव होते थे? 4 से लेकर के 5। उसके बाद के अंदर जो है मध्यस्थ यानी कि बीच का होता था, उसके पास जो है बहुत कम गांव होते थे। या तो उसके पास 1 गांव होता था या कितने होते थे? 2 होते थे। और उसके बाद में तीसरा आ जाता था स्वायत्त मुखिया। स्वायत्त मुखिया कौन होता था? ये बहुत बड़े क्षेत्र के जो है मालिक होते थे। इनके पास 200-200 या 400-400 क्या होते थे? गांव होते थे। और इनके अधिकार काफी महत्वपूर्ण थे क्योंकि इन्हें सामाजिक स्तर पर कोई भी चुनौती नहीं दे सकता था। इन जमींदारों को जो है विशेष सामाजिक और आर्थिक अधिकार मिले हुए थे। ये लोग अपनी जमीन को खरीद सकते थे, बेच सकते थे, हस्तांतरित कर सकते थे, गिरवी रख सकते थे। और इसके अलावा विभिन्न प्रशासनिक पदों पर इन्हीं व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता था। अपने विशेष क्षेत्र के अंदर ये विशेष पोशाक या घोड़ा या अन्य यंत्र बजाने का भी इनके पास अधिकार था। इनको भू राजस्व से भी एक क्या मिलता था? कमीशन मिलता था। अंतिम हमारे पास आता है ग्राम पंचायत और गांव का मुखिया किस प्रकार ग्रामीण समाज का नियमन करते थे। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि पंचायत का गठन किया जाता था। इसके अंदर कौन लोग आते थे? जो सम्मानित बुजुर्ग होते थे। सम्मानित बुजुर्ग कौन होते थे? जिनके पास अपने पुश्तैनी अधिकार होते थे, पुश्तैनी जिनके पास जमीन होती थी। और विभिन्न जातियों की विभिन्न जाति पंचायतें होती थी। उसके बाद में पंचायत का मुखिया, यही जो पंचायत के बुजुर्ग लोग होते थे वो एक व्यक्ति को पंचायत का मुखिया बनाते थे, जिसको हम क्या कहते थे? मुकद्दम कहते थे। और ये मुकद्दम जो है गांव के मुखियाओं की सहमति से ही अपने पद पर बना रह सकता था। अगर वो उनके अनुसार काम नहीं करता था तो बुजुर्ग जो होते थे उसको अपने पद से हटा सकते थे। इसके अलावा पंचायत के जो काम थे वो हमने पढ़ा था कि गांव का जो आय और खर्च का जो नियंत्रण है वो रखते थे। दूसरा हमने पढ़ा था कि बाढ़ और जब अकाल आ जाती थी तो पंचायतें विशेष कदम उठाती थी। तीसरा, कुछ सामुदायिक काम ऐसे होते थे जिन्हें किसान नहीं कर सकता था, जैसे कि तालाब का निर्माण करना है, बांध बनानी है, या नहरों का निर्माण करना है, या मिट्टी की कोई बाढ़ बनानी है। इसके अलावा जो है न्याय करने का काम भी पंचायतें करती थी। इसी के साथ हमारे इस पाठ का समापन होता है और आप इस पाठ को बहुत अच्छे से समझेंगे और इसके अभ्यास के जो प्रश्न उत्तर हैं उनको भी ध्यानपूर्वक याद करेंगे। थैंक यू।